इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के पिछले 2 पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बेसिक चीज हमने सबसे पहले आवेश की बात करी थी। 2 स्थिर आवेशों के बीच में कितना बल कार्य करता है, कितना बल लगता है। कूलाम के नियम को हमने डिफाइन किया था। कूलाम के नियम की परिभाषा के हिसाब से हमने एक वैल्यू निकाली थी। 2 स्थिर आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, उसके लिए एक एक्सप्रेशन हमने निकाला था, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एक कांस्टेंट हम वहां पर काम में लेते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में बात करी हैं। Q1 Q2 के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम यहाँ पे K काम में लेते हैं। K को हमने 1/4πε0 से परिभाषित किया और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया। ε0 को हमने निर्वात की विद्युतशीलता कहा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हमने कहा, इसकी वैल्यू डिफाइन करी। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसको निकाला। उसके लिए एक एक्सप्रेशन अपन ने बात करी थी, KQ अपॉन R स्क्वायर। एक बिंदु आवेश यदि कहीं पे रखा हुआ है, से समवेयर कोई चार्ज Q प्लेस्ड है, तो उससे R दूरी पे कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। वेक्टर नोटेशन के साथ इसको देखा था, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर लगा करके हम इसको बता सकते हैं। ये चीजें हमने अभी तक करी हैं। इसके साथ साथ में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। कोई चार्ज पॉजिटिव पड़ा हुआ है तो हमने कहा था उससे आउटवर्ड त्रिज्यीय दिशा में, रेडियल डायरेक्शन में जो एक फील्ड ये डायरेक्शंस डिनोट करती हैं कि यहाँ पे यदि कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो किधर प्रतिकर्षण का बल अनुभव करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो ये दिशा एक तरह से एक काल्पनिक रेखाएं हो गई जो उस विद्युत क्षेत्र को बताती हैं और उसकी विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यदि आवेश निगेटिव है तो हमने देखा था ये इनवर्ड अनंत से उस चार्ज की तरफ आती हुई रेखाएं होती हैं। सो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, पॉजिटिव के लिए क्या होती है, निगेटिव के लिए क्या होता है। यदि कोई पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन हमारे पास में रखा हुआ है तो भी हमने देखा था कि ये बल रेखाएं कुछ इस तरह से ट्रेवल करती हैं, यहाँ से इधर से जाएंगी, ये इस तरह से जाएगी। तो ये बल रेखाओं का पैटर्न क्या होता है वो डिपेंड करता है कौन से आवेश कहाँ पे अपने पास में रखे हुए हैं। इसके साथ साथ में हमने फ्लक्स की बात करी थी। फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जो आवेश के साथ जुड़ा हुआ एक क्वांटिटी होती है जिसको नॉर्मली हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई से हम एक डिनोट करते हैं। और एक एक्सप्रेशन हमने इसके जनरल एक्सप्रेशन निकाला था, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और उसको एक एरिया वेक्टर के साथ में हम डॉट प्रोडक्ट ले हुए, ई डॉट डी एस यदि हम निकालें। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, और डीएस कोई स्मॉल एरिया है। कैसे किया था हमने ये, कुछ हमारे पास में लाइंस ऑफ फोर्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहां पे यदि कोई फील्ड के पैरेलल कोई पैरेलल या परपेंडिकुलर किसी एंगल पे कोई सरफेस हमने रख दिया तो सरफेस का परपेंडिकुलर ये होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर। यहाँ पे यदि हम बात करें ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं ये ए वेक्टर हो गया, ये हमारे पास में ई वेक्टर हो गया। तो इन दोनों के बीच के कोण के हिसाब से एक डेरिवेशन हमने यहाँ पे निकाला था। सिंपल फॉर्मेट इसके थे, यदि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो कितना होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा, ई ए हो जाएगा। मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। किसी इन बिटवीन एरिया की जहाँ पे कुछ एंगल है तो ये ई ए कॉस थीटा हो जाता है। तो इस तरह से हमने फ्लक्स को भी समझा था। ये पार्ट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का समझना था, स्थिर वैद्युतिकी, जहाँ कोई आवेश स्थिर रहता है तो क्या चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आगे चलेंगे, जहां कोई पार्ट चार्ज मूविंग है, गतिशील है, तब उस गतिशील आवेश की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गतिशील आवेश क्या गुणधर्म रखता है। उसमें सबसे बेसिक चीज, सबसे पहली बात जो आती है वो हम डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा क्या होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ओम का नियम क्या है, ओम का नियम हम डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है। और उसके बाद में इन प्रतिरोधों को, जब हम ओम के नियम की बात करते हैं, प्रतिरोध हम परिभाषित करते हैं, तो हम उन प्रतिरोधों के 2 तरह के कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक होता है हमारा श्रेणी संयोजन और एक होता है समांतर संयोजन। तो श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन, इन दोनों के सर्किट्स क्या होते हैं, इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम आज के पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित करेंगे। कोई भी चालक, कंडक्टर, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्टर में ही होते हैं जो मूव कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं किसी चालक या कंडक्टर के अंदर कोई भी हमारे पास में यदि कंडक्टर है तो उस कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर या कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं, चालक का मतलब हो जाएगा आपका कंडक्टर, एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन को आप लिखेंगे दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कुचालक होता है, इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, वो बाउंड होते हैं, अपने अपने नाभिक के साथ में बंधे हुए होते हैं।
एक कैटेगरी सेमीकंडक्टर होती है, हम बाद में इसको देखेंगे सेमीकंडक्टर वाला जब चैप्टर करेंगे, तो वो सेमीकंडक्टर्स एक दोनों के बीच की कैटेगरी होती है, चालक और कुचालक के बीच में। चालक में जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुचालक में नहीं होते हैं। सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक में इनके बीच की स्थिति होती है। हम डिटेल से इसको लास्ट चैप्टर में बात करेंगे। अभी फिलहाल चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चालक हमारे कंडक्टिंग वायर है, और इस वायर के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोई इस तरफ जा रहा है, कोई इस तरफ जा रहा है। इनका मोमेंटम मूवमेंट रेंडम होता है, यादृच्छिक होता है, उनकी कोई फिक्स दिशा नहीं होती है, वो फ्री होते हैं, नाभिक से बंधे हुए नहीं है, कोई तरह का बल उस पर नहीं लग रहा होता है, तो वो रेंडमली अपने मूवमेंट के लिए विद इन दैट वायर, जो वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिस चालक की हम बात कर रहे हैं, उस चालक के अंदर वो मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, हमने इसके दोनों सिरों को एक बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव एनोड और कैथोड के साथ में जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हमारा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से जब हम बैटरी को जोड़ देते हैं, बैटरी के साथ चालक को जोड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति प्रारंभ कर देते हैं। इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हम कहते हैं चालक में इलेक्ट्रॉन्स का आवेश का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसी आवेश के प्रवाह को हम धारा कहते हैं। हम कहते हैं कि जब किसी चालक को, जहां पे उनका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पहले रैंडम था, यादृच्छिक था, कोई निश्चित दिशा नहीं थी, जब उसको एक बैटरी के प्लस माइनस के साथ हमने जोड़ दिया, एक सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ इस तीसरे फिगर में आप देख सकते हैं, बैटरी एक सेल है हमारे पास में, उसके पॉजिटिव को हमने एक एंड से जोड़ दिया, नेगेटिव को दूसरे एंड से हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेशित कण हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आकर्षित होते हैं। इनका मूवमेंट आप देखेंगे राइट से लेफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। इन गतिशील मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से हम कहते हैं चालक में धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की कोई नियमित गति किसी चालक के अंदर प्रारंभ होती है, किसी बैटरी के किसी सोर्स के साथ में जोड़ने की वजह से जब इनकी गति प्रारंभ होती है, तो उस समय हम जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ इस चालक के अंदर हो रहा है उसको धारा के रूप में परिभाषित करते हैं। धारा को क्वांटिटेटिवली हम क्या कहेंगे, एक संख्या के रूप में इसको कैसे परिभाषित करेंगे। हम कहते हैं कि जब किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर अर्थात किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक, यदि हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आप देखिए एक चालक हमने कंसिडर किया है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक वायर है, उसका अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कैपिटल ए से हम डिनोट कर रहे हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट है, इसकी लंबाई हम L मान रहे हैं। इसके अंदर जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का आप देखिए यहाँ पे एक नियमित, एक स्ट्रेट लाइन में, पैरेलल लाइंस के रूप में एक इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह फ्लो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो उससे एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, से यहाँ पे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, विसे हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए से हम कहते हैं यहाँ पे क्यू आवेश प्रवाहित हुआ, एकांक क्षेत्रफल से कितना आवेश प्रवाहित हुआ, एकांक समय में कितना प्रवाहित हुआ, ये ए एरिया से हमारा टी समय के अंदर प्रवाहित हुआ, विसे टी सेकंड्स। इसको यहाँ से यहाँ तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को प्रवाहित होने में टी समय लगता है। हम कहेंगे टी समय में टोटल आवेश क्यू प्रवाहित हुआ, एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, दैट इज क्यू बाई टी। इस क्यू बाई टी को ही हम करंट के फॉर्म में परिभाषित करते हैं। दोबारा देखिए परिभाषा को, मोटा मोटा ही रहेगा, आवेश के प्रवाह की दर यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन में, किसी चालक में, उसके गिवन क्षेत्रफल से आवेश के प्रवाह की दर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां मूव कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वहां पे हो रहा है, वो मान लीजिए किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में कितने निकले, एकांक समय में कितना प्रवाह हुआ, दैट इज डिफाइंड एज आई, करंट। आई इसको बेसिक फॉर्मूला रहेगा हमारा Q बाई टी, आवेश बटा समय, चार्ज अपॉन टाइम। ये हमारे आवेश को, आवेश के प्रवाहित होने के वजह से जो धारा उस स्पेसिमेन में, उस कंडक्टर में प्रवाहित हो रही है, उसको डिफाइन करता है। हम ये कहते हैं, मान लीजिए चालक में कुल n इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा आवेश Q कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है E, n इलेक्ट्रॉन होंगे तो आवेश कितना हो गया उस पे, Ne। सो विषय कि यहाँ पे n आवेशों पे, n इलेक्ट्रॉन्स पे टोटल आवेश होगा हमारे पास में Ne। वी कैन राइट I इक्वल्स टू Q की जगह हमने ये जो Ne था इसको हमने Q की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया,
हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है I इक्वल्स टू NE/T। सो यहाँ पे आवेश हमने परिभाषित किया। आवेश के बाद में अब जब आवेश का मूवमेंट की बात करते हैं कि चालक में वो पहले स्थिर थे, हैप्रेजेंट मूवमेंट था, जब हमने बैटरी से जोड़ा उनका मूवमेंट रेगुलराइज हो जाता है, वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस चालक की लंबाई L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A को जब वो क्रॉस करते हैं, 30 सेकंड में यदि टोटल Q आवेश क्रॉस करता है तो 1 सेकंड में कितना आवेश क्रॉस करेगा, इसको आवेश के प्रवाह की दर कहते हैं। ये आवेश के प्रवाह की दर हम करंट से डिफाइन करेंगे, धारा से परिभाषित करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है तो उन पर आवेश होगा Ne, ये हमारा Q के बराबर हो गया। Q की जगह पे जब हम Ne सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे को बेसिकली मिलता है I इक्वल्स टू NE/T। ये आवेश के प्रवाह की वजह से उसकी दर को बताता है, धारा को हमारे को बताता है। हमें लिख सकते हैं आवेश के प्रवाह की दर यानी dQ/dt। मोटे तौर पर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, हमारा आवेश के प्रवाह की दर दिस I इक्वल्स टू dQ/dt। ये कैसे आया, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और हम देखें कि स्मॉल आवेश dQ क्रॉस होने में समय लेता है dt, तो यहाँ पे dt समय के अंदर आवेश प्रवाहित हुआ dq, एकांक समय में अंदर कितना प्रवाहित होगा, जो आपके मैथ्स में डिफरेंशिएशन वाली टर्मिनोलॉजी होती है, अवकलन वाला जो पार्ट होता है, उसके तरीके से हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। वी राइट इट एज, जो हमारे पास में I इक्वल्स टू dQ/dt है, ये बेसिक रिलेशन एक हमारे पास में हो जाएगा हमारी धारा को प्रवाहित आवेश के प्रवाह की दर को बताने के लिए। बेसिक रिलेशन क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू dQ/dt। ये आवेश के प्रवाह की दर को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताता है और ये हमारे करंट को डिफाइन करेगा। ये मोटे तौर पर करंट के लिए हम बात करेंगे, ये करंट को डिफाइन करेगा। जब हम एक बार करंट को डिफाइन कर लेते हैं, हमें इसके आवेश और विमा के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। आवेश का मात्रक क्या है और विमा क्या है। धारा एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत, देखिए ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत ली जाती है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हमने कहाँ बताया, देखिए लेफ्ट टू राइट बताया, तो धारा की दिशा देखिए आप यहाँ पे, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो मोटे तौर पे जो कन्वेंशंस हैं, जो परिपाटियां हैं कि हम हमारे किसी सर्किट में धारा की दिशा को कैसे लेंगे, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, धारा की दिशा हमेशा ऋणात्मक, जो हमारा ऋणात्मक से ऋणात्मक आवेश के प्रवाह की जो दिशा है, उस प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में ये प्रवाहित होती है, ऐसा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे यदि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हमारे कन्वेंशनल धारा की दिशा राइट से लेफ्ट होगी, व्हील से ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत और धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में होता है, क्योंकि दोनों तरह के आवेश अपोजिट मूवमेंट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वी विल से कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, वो हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा। तो हमारी धारा की दिशा क्या हुई, या तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत कहेंगे इसको, या हम कहेंगे धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में ये होता है। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा में ये धारा हमारे पास में चलती है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऋणात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत या धनात्मक आवेश की दिशा में, ये हमारे धारा की दिशा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। जब कोई सर्किट हम बात करते हैं उसमें धारा की दिशा दिखाना जरूरी होता है, वो इस कंसेप्ट से दिखाया जाएगा। आगे हम जब सर्किट्स की बात करेंगे उसमें आप नोट करेंगे धारा की दिशा को हम कैसे दिखा रहे हैं। मात्रक इसका एसआई सिस्टम में एम्पियर में नापा जाता है, कैपिटल ए हम इसका सिंबल लेंगे। देन डायमेंशंस की यदि बात करें, चूंकि 1 एम्पियर अभी हमने परिभाषित किया था थोड़ी देर पहले कि I इक्वल्स टू Q/T। I को हम एम्पियर में नाप रहे हैं, Q को हम कूलाम में नापते हैं और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड्स में। तो कूलाम सेकंड, ये 1 एम्पियर के बराबर हुआ। 1 एम्पियर बराबर हो गया 1 कूलाम प्रति सेकंड। या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, यहाँ पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश 1 कूलाम प्रवाहित हो रहा है, उसको समय 1 सेकंड लग रहा है। हमारी परिभाषा निकलेगी, यदि 1 कूलाम आवेश किसी चालक के स्पेसिमेन के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो वहां पे जो प्रवाहित धारा है उसको हम 1 एम्पियर के रूप में परिभाषित करते हैं। हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, 1 एम्पियर मींस 1 कूलाम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड। 1 कूलाम का आवेश किसी क्रॉस सेक्शन से, अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो हमारी प्रवाहित धारा, उस चालक में जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पियर कहलाती है। वीबीए सूत्र इसका ML0, ये सब जीरो रहेंगे, MLT इन सब पे कुछ भी नहीं होगा।
क्योंकि एम्पियर एक हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक मूलभूत राशि है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको एम्पियर के ऊपर ए वाले एक जो नोटेशन है उसके ऊपर इसकी घात लगा के दिखाएंगे। एम्पियर 1 ये इसका विमीय सूत्र होगा, ये इसकी विमाएं होंगे। अब यहाँ पे बात आती है धारा कितनी प्रकार की होती है। हम धारा को दो प्रकार की कहेंगे। एक होगी हमारी दिष्ट धारा, इसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, एंड अनदर इज प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। धारा दो प्रकार की होती है, एक को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, एक को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आपने गौर किया होगा जब आप आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं, चार्जर वाली डिवाइस आप लगाते हैं, या पुराने टाइम में कहीं रेडियो वगैरह आप चलाते थे तो उसमें एक एलिमिनेटर का डिवाइस जोड़ी जाती थी। हमारा पंखा हमारी डायरेक्ट बिजली पे चलता है, जो बिजली हमारे को मिल रही है वो बिजली एक्चुअली एसी कहलाती है। जो हमारे पास में बिजली जिससे हम हमारा पंखा चला रहे हैं, ट्यूबलाइट चला रहे हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे चला रहे हैं, वो सारी डिवाइसेस हम कहते हैं वो एसी के ऊपर ऑपरेट होती हैं। वो सारी की सारी डिवाइसेस अल्टरनेटिंग करंट पे ऑपरेट होती हैं। लेकिन आपका जो मोबाइल चार्ज हो रहा है, आपका लैपटॉप चार्ज हो रहा है, या कोई और डिवाइस आप जो एलिमिनेटर के थ्रू काम में ले रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा जो डब्बी इस सॉकेट पे जो लगता है इंस्ट्रूमेंट, वो एक्चुअली बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि मोबाइल का जो चार्जिंग है वो डीसी पे होता है, आपका रेडियो चलता है वो डीसी के ऊपर चलता है, जो आपके नॉर्मल पेंसिल सेल होते हैं, डबल ए साइज के हैं, ट्रिपल ए साइज के हैं, या रेडियो के अंदर मोटे सेल यदि लगते हैं, वो सब डीसी पे चलते हैं। तो डीसी डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए एक बीच में युक्ति एक डिवाइस हम काम में लेते हैं। हमारी जो सॉकेट पे चार्जर आप कह सकते हैं, जो चार्जर मेन सॉकेट में आप लगाते हैं, वो एक ऐसी डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली करंट जब हम बात करते हैं, दो तरह की करंट हो गई, एक को हम कहेंगे डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ दो तरह के चित्र आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे एक पहला जो फिगर है उसमें आप देखिए वोल्टेज का हमने टाइम के साथ में ग्राफ खींचा है, एंड जो रेड लाइन आपको शो होती है वो ये बताती है किसी भी समय पे इसकी वैल्यू v है, इसकी वैल्यू बराबर है। ये यहाँ पे भी v था, 10 मिनट बाद भी v है, आधे घंटे बाद भी v है, यानी कंप्लीट साइकिल में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरी तरफ जो सेकंड ग्राफ आप देख रहे हैं, एक तरह की वेव का, तरंग का ग्राफ है, साइन कर्व वाला ग्राफ है। यहाँ पे टाइम के साथ देखिए वोल्टेज पहले बढ़ता है, मैक्सिमम तक जाता है, जीरो होता है, निगेटिव साइड में मैक्सिमम जाता है, वापस जीरो हो जाता है। तो इन दोनों में एक फर्क है, इसमें हम कहेंगे समय के साथ वोल्टता, जो वोल्टेज है, विभवांतर है, वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ समय के साथ इसकी दिशा भी बदलती है। देखिए पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, मान भी बदलता है, जीरो से मैक्सिमम तक गया, जीरो हुआ, नेगेटिव मैक्सिमम तक गया, और वापस जीरो हुआ। तो दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। एक में न तो दिशा बदल रही है, न मान उसका बदल रहा है। एक में आपकी दिशा भी चेंज हो रही है और साथ साथ में मान भी बदल रहा है। जो पहला केस है हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं, और जो दूसरी स्थिति है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट, वर्ड है इसका अल्टरनेट, प्लस माइनस चेंज होता रहता है, तो इसको प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस तीसरे फिगर को आप देखें, ये थोड़ा सा और अलग है। यहाँ पे जो रेड ग्राफ आप देख रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट करंट को बताता है। जो ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हैं उसमें देखिए दिशा नहीं बदल रही है, ये मान फ्लक्चुएट कर रहा है। जो वोल्टेज की वैल्यू है, धारा की जो मान है या वोल्टेज का जो मान है, वो आप देखेंगे ऊपर गया, थोड़ा बड़ा, फिर कम हुआ, फिर बड़ा, फिर कम हुआ, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव साइड में ही है, ये निगेटिव साइड में नहीं जा रहा है। तो इसको भी हम एक डीसी ही बोलेंगे, ये भी हमारी डायरेक्ट करंट है क्योंकि दिशा नहीं बदल रही है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब है उसकी दिशा बदलनी चाहिए। जो ग्रीन कर्व आप देख रहे हैं उसमें उसका मान भी बदल रहा है और उसकी दिशा भी बदल रही है। ग्रीन कलर हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगी, ये हमारी लाल रेड डायरेक्ट करंट होगी, ये हमारी पल्सेटिंग डीसी होगी। जो ब्लू कलर है वो परिवर्ती दिष्ट धारा जिसको हम कह सकते हैं, जो लगातार परिवर्तित हो रही है लेकिन दिष्ट धारा है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है, ये पल्सेटिंग डीसी होगी। एक यहाँ पे ये वेरिएबल करंट, इसमें दिशा पहले निगेटिव थी, कम ज्यादा हो रही थी, पॉजिटिव हो गई, लेकिन कोई फिक्स आवृत्ति नहीं है, ये फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी कम हो रहा है, कभी कुछ ज्यादा हो रहा है, तो ये वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की एसी हो जाएगी। जस्ट फॉर नॉलेज, ये एक तरह से विभिन्न प्रकार की धाराएं कैसे कैसे हो सकती हैं। मोटे तौर पे जो क्लासिफिकेशन हमारा रहेगा वो एक दो मोटा मोटा रहेगा। एक दिष्ट धारा कहलाएगी जहां मान भी नहीं बदलता है, दिशा भी नहीं बदलती, कांस्टेंट रहता है। एक दूसरा जहां मान प्लस और माइनस में चेंज होता रहता है और उसकी दिशा भी आप देखेंगे प्लस और माइनस में चेंज होती रहती है। तो मोटे तौर पे डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपको इस चैप्टर में डायरेक्ट करंट जो दिष्ट धारा के सर्किट्स हैं उसके बारे में विस्तार से देखना है। दिष्ट धारा को, धारा हम डिफाइन कैसे करेंगे? धारा जिसकी दिशा समय के साथ में नियत रहती है, जिसकी दिशा समय के साथ में नियत रहती है। यहाँ दो मान हो, दो तरह के वेरिएशन हो गए इसमें। एक स्थिर दिष्ट धारा जहां धारा की दिशा भी कांस्टेंट है और परिमाण जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों यहाँ चेंज नहीं होते हैं।
मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू जो है वो भी आप देखिए कांस्टेंट है, यहाँ भी इतना था, यहाँ भी इतना था, वैल्यू कांस्टेंट है और दिशा भी कांस्टेंट है। तो दिशा और परिमाण दोनों चीजें कांस्टेंट रहती हैं। हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति शून्य होती है, कोई रिपीटिशन नहीं है, सेम चीज एक जैसी कांस्टेंट चल रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति शून्य कहलाती है। दूसरे प्रकार की धारा होगी जिसको हम कहेंगे परिवर्तित इष्ट धारा, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। धारा की दिशा नियत रहती है, दिशा चाहे पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो आप देखिए हमेशा पॉजिटिव साइड में ही चल रहा है, ये पॉजिटिव में ही है, लेकिन आप देखिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, निगेटिव थोड़ा नीचे की तरफ चलेगी, तो ये हमेशा माइनस में नहीं जाएगा, ये हमेशा प्लस में ही चलेगा, दिशा परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन उसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है। इसको हम परिवर्तित इष्ट धारा बोलेंगे। उदाहरण इसका होगा बैटरी या जनरेटर से जो धारा मिलती है हमारे को, वो हमारी दिष्ट धारा होती है। ये एक तीसरा कर्व, आप एक फिगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो हमारी बैटरी से डीसी पावर मिलती है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। एक बड़ी लाइन होगी, बड़ी लाइन एक छोटी लाइन के साथ में आपस में जोड़ा हुआ नहीं है इनको, ये बड़ी लाइन पॉजिटिव को बताता है, प्लस जो इलेक्ट्रोड हमारा होता है जिसको आप एनोड कहते हैं बैटरी में, और निगेटिव होगा वो हमारे कैथोड को बताता है, जहां निगेटिव आवेश संग्रहित होते हैं। एक छोटा सा एक सिंगल सेल है तो नॉर्मली सर्किट में एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन खींच देते हैं। यदि बैटरी बड़ी है 6 वोल्ट 12 वोल्ट जिसमें एक से ज्यादा सेल जुड़े हुए हैं, मल्टीपल सेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम इसको कॉम्बिनेशन 2 4 6, लेकिन हमेशा रहेगी 2 के पेयर्स में, प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस। तो ये हमारा एक डीसी सोर्स को बताने का तरीका, एक सिंबल है कि आप सर्किट में किसी भी डिस्क तारा के स्रोत को कैसे बताएंगे। इसमें और इसमें क्या फर्क है, आप देखिए यहाँ पे हमने तीर का निशान लगा दिया। ये तीर का निशान बताता है कि इस डीसी सप्लाई का जो वोल्टेज है वो वेरिएबल है। ये एरो ये बताता है, जो एक तीर आपने लगाया वो ये बताता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, हम कम ज्यादा कर सकते हैं, हम इसको बदल सकते हैं। एक नॉब है, आप इसको घुमाएंगे, कभी 2 वोल्ट है, फिर 5 वोल्ट हो जाएगा, फिर 3 वोल्ट हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, 0 हो सकता है। तो वो हमारा वेरिएबल सप्लाई कहलाता है, ये हमारी परिवर्तित दिष्ट धारा कहलाती है। तो आपको दोनों तरह के नोटेशन ध्यान में रखने हैं और दोनों के अंदर मुख्य रूप से क्या अंतर है उसको आपको ध्यान में रखना है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा, वो जिसकी दिशा और परिमाण दोनों चीजें बदलती हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान दें, इस चित्र में ऊपर प्लस माइनस था, एक साइकिल के बाद ये माइनस प्लस हो गया, उल्टा चलना शुरू हो गया, फिर ये प्लस माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो अपने साइकिल अपनी दिशा बदलता रहता है। जैसे हमारा ग्राफ में आप देखिए पहले पॉजिटिव था फिर निगेटिव चला गया, यही चीज आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव था अभी निगेटिव पॉजिटिव हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की दिशा अभी देखिए लगातार, ये एक आधा साइकिल कंप्लीट हुआ, अगेन ये रिवर्स हो गया, ये हमारा पूरा एक साइकिल हुआ, फिर ये रिवर्स हो गया, ये दिशा लगातार बदलता रहता है। ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। ग्राफिकली आप इसको इस तरह से साइन वेव की तरह से दिखाते हैं। बेसिक अल्टरनेटिंग करंट को हम साइन कर्व के रूप में दिखाते हैं। इसकी आवृत्ति शून्य नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जो आप घर में हमारे जो बिजली हम काम में लेते हैं भारत में, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, वो 1 सेकंड में 50 कंपन रिपीट करता है। तो घरों में हमारी जो एसी सप्लाई है, प्रत्यावर्ती धारा हम जो घरों में काम में ले रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 होती है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की एसीज हो सकती हैं। हमारे पास मोटा तौर पे कहना है कि डीसी की फ्रिक्वेंसी शून्य होती है, लेकिन एसी की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति शून्य नहीं होती है, क्योंकि उसका रिपीटिशन है, एक तरह का बार बार परिवर्तन हो रहा है उसी पथ का वो बार बार वापस जाएगी फिर रिवर्स होगी। तो एक रिपीटिशन जहाँ होता है वहां हम कुछ ना कुछ आवृत्ति की बात करते हैं, तो इसलिए इसकी आवृत्ति शून्य नहीं होती है। इसका जो सप्लाई को बताने का तरीका होगा, सर्किट में आप इस तरह से दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव निगेटिव फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव नहीं लिख सकते, ये लगातार बदलेगा। एक आधे साइकिल में पॉजिटिव ये है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम इसको एक इस तरह से गोला लगा के एक सर्कल बना के उसके अंदर एक साइन वेव का एक फॉर्म यहाँ बना देते हैं। ये किसी भी सर्किट में एसी वोल्टेज एसी सप्लाई के सिंबल को बताता है। तो आपको मोटा तौर पर दिष्ट धारा समझ में आनी चाहिए, प्रत्यावर्ती धारा आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों में क्या मोटा फर्क है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दिशा का मोटा फर्क है। एक में दिशा कांस्टेंट रहती है, एक में दिशा बदलती है। इनके सिंबल्स का अपने को ज्ञान होना चाहिए कि आपको डीसी है तो सिंपल सा एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन इस तरह से बैटरी को जोड़ दीजिए, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। यदि हमारे सर्किट में एसी को शो करना है, एक सर्कल बनाएंगे और इस तरह का एक साइन कर्व हम बना देते हैं, तो ये हमारे एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो डीसी सोर्स एंड एसी सोर्स को कैसे सर्किट में बताना है ये बहुत जरूरी है। डीसी के साथ में आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिखना पड़ेगा और साथ में धारा की दिशा भी बतानी पड़ेगी, जो हमेशा प्लस से निकलती हुई होती है। जो हमारा एनोड होगा, पॉजिटिव को आप एनोड कहते हैं और निगेटिव को कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव से निकलती हुई धारा हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और माइनस से ही एंटर होती है अंदर। तो ये आपको किसी भी सर्किट में डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव और दिशा बतानी है
और एसी के अंदर आपको दिशा वही बतानी होती, क्योंकि दिशा बदलती रहती है और इसका सिंबल आपका ये लेना होता है। ये चीजें आपको डीसी और एसी के बीच में समझ में आ जाती हैं। अब हम जो नेक्स्ट एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक लॉ है, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। ओम एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने एक बेसिक फॉर्मूला दिया, एक लॉ दिया डीसी सर्किट्स के लिए, जिसको हम ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या होता है? मोटे तौर पे लंबाई, ताप, दाब, यानी जो हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं, फिजिकल कंडीशंस हैं, कमरे का ताप निश्चित है, दाब निश्चित है, एक सैंपल आपने ले लिया, उसकी लंबाई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीजें यदि नियत हैं, तो उस समय किसी चालक कंडक्टर के सिरों के मध्य विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां डेवलप होता है, वी से आप इसको डिनोट करते हैं, वो वी ओम के नियम के अनुसार इसमें प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। जो अब एक सर्किट आपने बनाया, उसमें लंबाई, ताप, दाब, फिजिकल कंडीशन स्थिर है, कांस्टेंट है, तब जो विभवांतर उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न होगा, V, दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। V हमारा I के प्रोपोर्शनल होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होगा, हम लिखेंगे V इज प्रोपोर्शनल टू I। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, एक सर्किट है हमारे पास में, एक वोल्टेज का सोर्स है, और यहाँ पे हमने एक वायर को जोड़ा हुआ इसके साथ में, तो यहाँ हम कहेंगे जो धारा प्रवाहित हो रही है और इस चालक या प्रतिरोध, इसके सिरों के ऊंचे विभवांतर V है, तो विल राइट कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, एक कांस्टेंट आप यहाँ काम में लेते हैं, समानुपाती नियतांक हमारा R से इसको शो करते हैं, एंड दिस R इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम आगे चल करके प्रतिरोध का नाम देते हैं। ये R और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है, जिसको बेसिकली ओम जो यूनिट होती है इसकी, इसका मात्रक जो होगा वो ओम कहलाता है वैज्ञानिक ओम के सम्मान में, और हम इसको इस सिंबल से, एक स्पेशल सिंबल है इसका, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। इसके साथ में आप एक और फिगर देख पा रहे हैं, बेसिक इक्वेशन हमारी क्या होगी, V बराबर आर आई। अब इसके अलग अलग रूप है, देखिए आप इसको V के लिए लिखते हैं तो ये हो गया, आप यहाँ से I के लिए सॉल्व करेंगे तो I बराबर कितना हो गया, V अपॉन आर। आप इसको R के लिए सॉल्व करेंगे, इसी का एक और रिलेशन में लिखता हूँ, R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी V अपॉन I। ये सारी चीजें आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए ये वाला जो सेंट्रल में फिगर आप देख रहे हैं, हमने एक ट्राइंगल में जमा लिया, VIR VIR VIR। अब मैंने एक बार इसको गोला लगाया, इसका मतलब V बराबर IR, ये प्रोडक्ट हो गया, गुणा में लिखना है। यहाँ पे हमने लिखा I के लिए, I बराबर हो गया V अपॉन R, ये एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया। आपको R निकालना है तो आप लिखेंगे R बराबर V अपॉन I। मतलब बाकी की दोनों चीजें जो बच रही हैं, ऊपर नीचे आ रही हैं, ये डिवाइडेशन हो गया, इनको अपने भाग देना है, दोनों साथ में आ रही है, I एंड R एक ही लाइन में आ रही है, यहाँ पे हमें गुणा करना है। तो VIR को एक ट्रायंगल में जमा करके आप तीनों तरह के रिलेशन, इससे वोल्टेज निकालना, करंट निकालना और रेजिस्टेंस निकालना, ये सारी चीजें हम से निकाल सकते हैं। इनके बीच में ग्राफ चूंकि VI के समानुपाती है, आप यदि V और I में ग्राफ खींचे, वोल्टेज एंड करंट के बीच में ग्राफ खींचे, ऑब्वियसली चूंकि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये एक सीधी रेखा में ग्राफ होगा, V बढ़ता है वैसे वैसे I का मान भी इंक्रीज होता है, ये लगातार बढ़ता है, एक स्ट्रेट लाइन कर्व अपने को यहाँ पे प्राप्त होता है। ये बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, अपने अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि एक बेसिक कंसेप्ट है, रेजिस्टेंस के बिना हम आगे हमारा किरचॉफ लॉ बिल्डअप नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये ओम का नियम क्या था, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये ध्यान में होना जरूरी है। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक परिपथ आप सर्किट आप यहाँ देख रहे हैं, जहां पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, यानी सिंपल एग्जांपल हमने लिया है, जहां हमने 4 प्रकार के रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट किया। पहला खत्म होता है, दूसरा वहां से शुरू हो गया, दूसरा खत्म होता है, तीसरा यहाँ से शुरू हो गया, तो हमने एंड टू एंड, यानी इसको हम बोलते हैं श्रेणी में, एक के पीछे एक के आगे एक, ये दूसरा इसके आगे, तीसरा चौथा, ये संयोजन जो प्रतिरोधों का होता है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम कहते हैं, R1, R2, R3 और R4। ये एक सेल से हमने जोड़ दिया, उसका वोल्टेज है V, उसका विभवांतर है V, और पहले प्रतिरोध के सिरे पे विभवांतर होगा से इसको हमने V1 कहा, दूसरे को V2 कहा, V3 कहा, V4 कहा। जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है वो पॉजिटिव से निकलेगी। देखिए आप यहाँ पे धारा की दिशा आप देख रहे हैं, यहाँ हमने ये लेफ्ट टू राइट बताइए, यानी पॉजिटिव से धारा यहाँ पे निकलेगी, ये धारा यहाँ से निकलेगी, इस सर्किट में यूं मूव करेगी धारा, और वापस आप देखिए यहाँ एंटर हो जाएगी नेगेटिव। तो किसी भी डीसी सर्किट में हमने बैटरी को जब दिखाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, धारा पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर एंटर होती है। हमारी धारा की दिशा हो गई, धारा सभी में एक जैसी होगी, R1 में भी धारा I होगी, R2 के अंदर भी धारा I होगी, R3 में भी I होगी, R4 में भी I होगी। तो यहाँ पे धारा जब सब में कांस्टेंट रहेगी, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे निकलती है, टोटल वोल्टेज जो है V, वो इन 4 में डिवाइड हुआ, V1, V2, V3 एंड V4। So we can write V equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4.
इनको V की वैल्यू आप लिख दें। मान लीजिए हमारे पास में ये इक्विवेलेंट, ये चारों रेजिस्टेंस जो है ये मिलकर के वी से RS के बराबर है। ये जो चारों प्रतिरोध हमारे पास में है, इन चारों को हमने एक से रिप्लेस कर दिया, इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या हिंदी में आप इसको लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध। तो मान लीजिए सीरीज सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हमारा है RS, हमने इसको एक सिंगल रिप्लेसमेंट कर दिया एक सिंगल रेजिस्टेंस के साथ में, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। V वोल्टेज है, I करंट है, RS यहाँ पे। तो ओम के नियम से हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिए V बराबर हो जाएगा I इंटू RS। एक सिंगल सर्किट है, तुल्य प्रतिरोध RS है, तो V बराबर हो गया अपने पास में I इंटू RS। यहाँ पे हमने लिख दिया V की जगह पे रिप्लेस कर दिया I इंटू RS। इसके साथ साथ में हमारा ओम का नियम हर एक प्रतिरोध पे लगाएं। धारा I है, R1 से प्रवाहित हो रही है, तो हमारा V1 कितना होगा, I इंटू R1 होगा। V2 कितना होगा, I इंटू R2 होगा। V3 क्या होगा, I इंटू R3 होगा। V4 कितना हो जाएगा, I इंटू R4 हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन आती है। यहाँ पे आप देखिए I कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये I सब में कैंसिल हो गया। एक फॉर्मेट अपने को मिल गया, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। दो रेजिस्टेंस हैं, आपने 5 और 10 ओम का दो रेजिस्टेंस साथ में जोड़ दिए हैं, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 प्लस 10 15 ओम, यानी उनको जोड़ना है। सीरीज का टोटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें अलग अलग प्रतिरोधों को ऐड करना है। सिंपल सा 2 प्लस 3, 2 और 3 है, तो उनका श्रेणी संयोजन टोटल वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 5 हो जाएगा। यदि आपने 2, 3, 4 और 5 चार रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पे 14 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। 5 और 4 9, 12 और 2 14 ओम इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन अपने को समझ में आना चाहिए। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आप कैसे ज्ञात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से होता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन या पैरेलल का सर्किट। अब देखिए यहाँ एंड टू एंड थे, हमने 1 2 3 4 यूं जोड़ा था। अभी हम कैसे जोड़ रहे हैं, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनको सबको आपने कंबाइन कर दिया और इसको एक सर्किट में जोड़ दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो तरीका होता है जहां प्रतिरोधों को हम एक के ऊपर एक रख करके उनके सारे एंड्स कॉमन एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, ये संयोजन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसमें और पुराने वाले में फर्क क्या है, पहले वाले में हमारी धारा I पूरे सर्किट में एक जैसी चलती थी, I धारा ही बाहर निकल रही है, I एंटर हुई, I बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए I धारा यहाँ से आई, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ गई। एक रेजिस्टेंस में I1 गई, दूसरे में I2 गई, तीसरे में I3 गई, I4 गई, वापिस जब बाहर निकलेगी तो दोबारा I हो जाएगी। लेकिन इस जंक्शन पे चूंकि अलग अलग प्रतिरोध एक दूसरे के ऊपर हैं, अलग अलग वैल्यू के हैं, तो धारा यहाँ पे अंदर टुकड़ों में बाइफरकेट हो जाती है। बेसिक कंसेप्ट हमारा धारा का संरक्षण होता है, आवेश का संरक्षण का नियम होता है। टोटल करंट कांस्टेंट रहेगी, I बराबर किसमें बटी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। सीरीज में हम V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 करते हैं। पैरेलल में हम I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पे धारा को हमें एडअप करना है। और चूंकि इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप देखिए सेम उसी तरह से यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं, तो इन चारों प्रतिरोधों को मिला करके हमने किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे RP से रिप्लेस कर दिया। ये हमारा तुल्य सर्किट होगा। यहाँ पे ओम का नियम आप लगाते हैं, एक इक्वेशन अपने को मिलेगी V बराबर I इंटू RP। तो यहाँ से आप I निकाल सकते हैं, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन RP। ये मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, V अपॉन RP। सिमिलरली जब I1 धारा R1 से प्रवाहित होती है, अब यहाँ खास बात क्या होती है, इन जो दोनों पॉइंट सेम है, A और E के बीच में वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, दैट इज V। यहाँ पे जो अपने पास में दो पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, तो इनके बीच में वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ये V रहेगा। तो आप पहले प्रतिरोध के लिए लिखें इक्वेशन, ओम के नियम के हिसाब से यदि आप इक्वेशन लिखते हैं तो ओम के नियम से इक्वेशन क्या बनेगी, V इक्वल्स टू I1 इंटू R1। सेकेंड के लिए V बराबर I2 इंटू R2। थर्ड के लिए आप लिखेंगे V बराबर I3 इंटू R3, I4 इंटू I4। तो इससे आप देखिए I1 कितना निकल गया, V अपॉन R1, हमने यहाँ लिख दिया V अपॉन R1। इससे I2 कितना निकल गया, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V अपॉन R4। रिलेशन अलग फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल गया, V यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, आपको रिलेशन मिलता है 1 अपॉन RP इक्वल्स टू, यहाँ पे फाइनल जो रिलेशन आपको मिलेगा 1 अपॉन RP नीचे आएगा, इसमें रेसिप्रोकल अपने को लेना है। तुल्य प्रतिरोध का रेसिप्रोकल उल्टा व्युत्क्रम ये बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो एक सिंपल सा रिलेशन यहाँ पे अपने पास में रहेगा। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो मोटे तौर पर अपने पास में यदि बात करें, अभी तक जो हमने आज बात करी, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने डिफाइन किया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी मूविंग आवेश है उसकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। विद्युत धारा को हमने परिभाषित किया। विद्युत धारा मोटे तौर पे जब हमने परिभाषित करी
वो था अपने पास में I बराबर Q अपॉन T, जो बेसिक कंसेप्ट हमने दिया था, आवेश के प्रवाह की दर Q अपॉन T को हमने धारा कहा, इसका मात्रक हमने बताया एम्पियर होता है। इसकी विमाओं की हमने बात करी, M0, L0, T0, A1, हम इसके डायमेंशन लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने दो तरह की करंट को डिफाइन किया, एक डीसी कहलाती है, दूसरी एसी कहलाती है। डीसी करंट में दिशा उसकी कांस्टेंट रहती है, उसकी दिशा चेंज नहीं होती है, जबकि आप देखते हैं एसी के अंदर वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लक्चुएट करता है। इस डीसी के फिर दो वेरिएशंस हमने देखे, एक डीसी कांस्टेंट रहती है और एक डीसी में हल्का सा वेरिएशन हो सकता है। हमने इसके सिंबल्स की बात करी कि इसको हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से एक बैटरी या सेल को यूज सिंबल्स लगा के दिखाते हैं, धारा प्लस से निकलती है, माइनस से यहाँ पे एंटर होती है। जबकि एसी को हम सर्किट पे किस तरह से दिखाएंगे, उसको इस तरह से सर्कल के अंदर एक वेव बनाते हुए हम इसको दिखाते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद हमने ओम्स लॉ डिफाइन किया, V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, V बराबर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं R I हो जाता है। यहाँ से हम R को डिफाइन कर सकते हैं, R बराबर V अपॉन I हो सकता है, या हम यहाँ से I निकाल सकते हैं, I बराबर V अपॉन R होता है। इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, I और V के बीच का एक कर्व यदि आप खींचते हैं तो ये सीधी रेखा में ग्राफ होता है। हमने फाइनली दो तरह के कॉम्बिनेशंस की बात करी, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, हमने इनको एक तरह से जोड़ा R1 प्लस R2, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं वो हमारे पास में आता है R1 प्लस R2 से सिंपल सा एडिशन करके। इसके बजाय यदि इनको प्रतिरोधों का म्यू जोड़ते हैं, एक R1 है एंड सेकंड R2 है, इस तरह से करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, वो निकलेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करें, एक रेजिस्टेंस से दो, एक दूसरा रेजिस्टेंस से दो, इनको हमने इस तरह से पैरेलल में जोड़ दिया, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी गिवन बाय 1/2 प्लस 1/2। पहला रेजिस्टेंस 2 है, दूसरा भी 2 है, मिलाकर के हो गया ये 1। इसका उल्टा आप करेंगे तो आरपी बराबर आ गया अपने पास में 1। तो 2 और 2 थे, यदि सीरीज में होते 2 और 2 तो इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाता 2 प्लस 2 मिलकर के 4। जब ये पैरेलल में है तो इनका प्रतिरोध हो गया है यहाँ पर 1। ये सारा पार्ट आज अपन डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, डीसी एसी, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको लेकर के हम नेक्स्ट क्लास हमारी जो बिल्डअप करेंगे, अभी सैटरडे वाली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब बात करेंगे तब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे वो सारी चीजें जो अपने पास में रहेगी,